नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश चाटे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लीडरशिप कोच। आज बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बिल्डिंग अ प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, ऑफिसेज में बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्रिटिकल सिचुएशन आने पर, फायर फाइटिंग सिचुएशन आने पर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, किसी को समझ में नहीं आता करना क्या है। और ऐसी परिस्थिति में केओस सारे ऑफिस में होने लगता है, क्योंकि कारण ये होता है कि जिसको पता होता है कि उस परिस्थिति में करना क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ऐसा व्यक्ति उस दिन छुट्टी पर होता है। और ऐसी परिस्थिति में फिर किसी को नहीं पता होता है कि करना क्या है, और उसके कारण एग्जीक्यूशन में दिक्कत आने लगती है, ऑफिसेस में केओसेस होने लगते हैं। और दोस्तों, इस परिस्थिति में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस एवरीडे जो सामने आए उसमें होने लगता है, उसमें रहने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे केओस तब होता है जब सिस्टम्स ना लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप बड़े बड़े कंपनी ले लीजिए, उस कंपनीज में क्या होता है कि किसी एक पर्सन पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। अब बड़े बड़े कंपनीज देखोगे, लोग आते हैं जाते हैं, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, लेकिन कंपनी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसेस, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स, ये पूरा प्रोसेस ड्रिवन होता है, पीपल ड्रिवन नहीं होता। बट जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये पीपल ड्रिवन हो जाता है, लोगों के ऊपर निर्भर हो जाता है, यहाँ पे केओस होने लगता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आने लगती है, और यहाँ पे फिर ये कंपनी ग्रो नहीं होती, और फिर वहाँ पे सारा गड़बड़ गड़बड़ दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि केओस जो होता है ये पीपल डिपेंडेंट सिस्टम में होता है, और एसओपीज जहाँ पे होते हैं, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले, जिसके ऊपर अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, वहाँ पे गड़बड़ होने के आसार बहुत कम होते हैं। आपने ये बात तो समझ ही ली, आपने ये कनेक्ट कर ही लिया होगा। अगर आप एक छोटी कंपनी चलाते, एक छोटी टीम को संभालते हैं, देखिए कोई भी भरोसे वाला बंदा जब छोड़ के चला जाता है, उसके बाद फिर उसको जो आता है वो नॉलेज ट्रांसफ़र कभी हो नहीं पाता, उधर की उधर ही रह जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक लीडरशिप के पद पर है, या स्टार्टअप ओनर है, या एंटरप्रेन्योर है, आपको ये समझना पड़ेगा, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको पीपल ड्रिवन से लेके सिस्टम ड्रिवन पे लेके जाना पड़ेगा। और आज का वीडियो यही है। मैं जानता हूँ ये पेन पॉइंट बहुत बड़ा पेन पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स होते हैं, स्पेशली छोटे कंपनीज के जो मालिक होते हैं, छोटे कंपनी के बॉसेस होते हैं, उनको बेसिकली ये पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये बड़े कंपनी कैसे काम करते हैं। एक रिसेंटली मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन में गया था, वहाँ पे भी जो बॉस थे, वहाँ पे भी जो लीडर थे, उनका ठीक यही सवाल था कि सर ये बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं ये कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे कंपनी में कुछ भी छोटी छोटी बात आ जाती है मेरे पास ही आ जाती है, लोग कहीं अटक जाते हैं तो मेरे ऊपर ही आ जाते हैं, या कुछ अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाता है तो किसी को नहीं पता होता है क्या करना है। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलते हैं, कैसे ये काम करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, द सिंपल आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स इज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव SOP। ये सारे सिस्टम ड्रिवन होते हैं, इसकी वजह से ये पीपल ड्रिवन नहीं होने के कारण इसके ऊपर ज़्यादा किसी का डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि SOPs बेसिकली होते क्या है, और SOPs जो है इसका मतलब क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है। लेकिन सबसे पहले, उसके पहले ये देखते हैं कि अगर आपका बिजनेस पीपल ड्रिवन हो गया है, पीपल डिपेंडेंट है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो रिस्क ऑफ फेलियर बहुत बड़ा होगा। इन सिस्टम्स हेविली जो डिपेंडेंट है इंडिविजुअल्स पे, ये चांसेस है कि यहाँ पे गलतियाँ होंगी, सिग्निफिकेंटली गलतियाँ होंगी, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस होंगी, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी होंगी। मतलब एक कस्टमर को अलग अनुभव मिल रहा है, दूसरे कस्टमर को अनुभव अलग मिल रहा है, क्योंकि सिस्टम्स नहीं है, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड है। अच्छा बंदा अगर सर्विस करता है तो सर्विस अच्छी मिल जाएगी, गलत बंदा अगर सर्विस करता है तो वो कस्टमर को प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं मिल सकती है। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर्स। दूसरा क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्केलिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन कभी बड़े नहीं बन पाते, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये लोग जब जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन फिर नीचे चले आते हैं। बेसिकली ये लोगों पे डिपेंडेंट होने के कारण स्केल नहीं कर पाते। ये बॉटलनेक्स, ये सारा लीडर्स के आसपास ही सब घूमते रहते हैं, लीडर्स हमेशा बिजी होते हैं ये प्रॉब्लम्स में, और बेसिकली यहाँ पे सारा ऑपरेशनल केओस होता है, किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है, सब गड़बड़ गड़बड़ यहाँ पे चालू हो जाता है।
नॉलेज का साइलोस तैयार हो जाता है क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं और पुराने मान लीजिए 2-3 लोग हैं, उनके पास नॉलेज इकट्ठा हो तो जाता है लेकिन ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते क्योंकि सारा डिसीजन उन्हीं के ऊपर है, सारे प्रॉब्लम उन्हीं के ऊपर है। तो क्रिटिकल नॉलेज जो है ये सारा स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे निर्भर हो जाता है। मान लीजिए कंपनी में 2-3 लोग अगर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये सारा नॉलेज ना इधर ही सैचुरेट होने लगता है, लीडिंग टू नॉलेज साइलोज एंड दैट कैन स्टॉल ऑपरेशंस व्हेन दोज इंडिविजुअल्स आर अनअवेलेबल। और ये 2-3 लोग जो महत्वपूर्ण हैं ये छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, तो ऑफिस में किसी को पता नहीं होता है इस परिस्थिति में करना क्या है। तो नॉलेज साइलो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एम्प्लॉई बर्नआउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्या हो जाता है कि कुछ की इंडिविजुअल्स जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनको पता है, ये बर्नआउट फील करने लगते हैं और ये हमेशा ना बिजी रहते हैं और हमेशा कोई भी चीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनएफिशिएंसी होते हैं, डिलेज भी होते हैं, काम फटाफट नहीं होते क्योंकि प्रोसेस डिफाइन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, वो हमेशा बिजी है, मैम बताएंगे, सर बताएंगे, और फिर ये चक्कर में वो वहीं पे अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है एसओपीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करना। अब सुनने में एसओपीज ये बहुत डिफिकल्ट टर्म लगता है एसओपी का मतलब क्या होगा, लगता है कि एसओपी मतलब क्या सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो सारे आपके प्रॉब्लम्स और सारे क्वेरीज का समाधान करूंगा, आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एसओपीज का अर्थ क्या होता है, एसओपी मतलब होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए एसओपी जैसे इसके नाम में ही है, दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब ये कुछ प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि ये प्रोसेसेस फॉलो करके कोई भी चीज़ को ख़त्म करना है, चाहे फिर वो ऑपरेशंस हो, चाहे फिर वो सेल्स हो, रिक्रूटमेंट हो, मार्केटिंग हो, हर जगह पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। मैंने जैसे आपको बताया, अगर एसओपी नहीं है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट, तो अपने अपने स्टाइल से कर रहा है, कोई ये डॉक्यूमेंट ले लेता है, कोई वो डॉक्यूमेंट ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अगर एसओपी नहीं है कोई कंपनी में, तो एचआर टीम के एसओपीज नहीं है, तो क्या होगा, मान लीजिए कोई ऑफर लेटर देना है, तो ऑफर लेटर वो हमेशा नए नए प्रकार के ऑफर लेटर्स देने लगेंगे। हर बार जाएंगे चैट जीपीटी पे, एक ड्राफ्ट मेल कर देंगे और फिर वही ड्राफ्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हर किसी को अलग अलग ऑफर लेटर जा रहा है, तो उसका अर्थ निकल सकता है। हर बार कोई नया टेम्पलेट है, हर बार कोई नया ईमेल है, तो गड़बड़ होने के बहुत सारे आसार होते हैं। तो एसओपीज क्या होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होते हैं कोई भी रूटीन टास्क के लिए। एसओपीज का सिंपल अर्थ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये दोस्तों बेसिकली वो रेसिपी बुक की तरह है। मान लीजिए पाव भाजी बनाना है, या सिंपल उदाहरण लेते हैं, चाय बनाना है। अब अगर चाय बनाना है, कितने कप के लिए बनाना है, 2 कप के लिए बनाना है। 2 कप के लिए अगर चाय बनाना है तो कितना दूध लगेगा, सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स, दूध, अदरक है, शक्कर है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद 2 कप आपको चाय बनाने के लिए कितना ये लगने वाला है, कितना दूध लगेगा, कितना पानी डालना है, कब कब डालना है, ये सारे उत्तर वो रेसिपी बुक में लिखे होते हैं। अगर मान लीजिए रेसिपी फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होगा, हर बार चाय अलग लगेगी। आज मीठी हो गई, कल थोड़ी फीकी हो गई, उसके बाद कड़क हो गई, उसके बाद फिर ये हो गई। तो ये जो क्वालिटी में जो डिफरेंसेस है वो क्यों होते हैं, एसओपीज की वजह से। तो एसओपी माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये आपके बिजनेस को बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों थिंक ऑफ एन एसओपी लाइक अ रेसिपी ऑफ अ कुक बुक, यानी कुछ पदार्थ है उसका ये है। इफ़ यू फॉलो इट यू विल बेक द केक सेम, मतलब एक केक अगर बनाना है, अगर मैं सेम प्रोसीजर हमेशा के लिए फॉलो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, सेम प्रकार का टेस्ट मिलेगा। अ प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन रन्स ऑन डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शन एंड नॉट मेमोरी। जैसे मैंने एचआर का एग्जांपल आपको दिया था, अगर एचआर के पास सारा डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शन है कि पहला मेरा इनिशियल मेल क्या जाएगा, फिर मेरा ऑफर लेटर कैसा जाएगा, मेरा सैलरी निगोशिएशन में मेल कैसा जाएगा, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स का मेरा मेल कैसा जाएगा, और मैं क्या रिप्लाई करूंगी, और मेरा अगर लेटर हेड भी है, ये सारा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस जो है हायरिंग का, एचआर, इसी को एचआर मैंने एग्जांपल दिया है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, मेमोरी पे नहीं चलते किसी के। एसओपी एंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी आउटकम अक्रॉस टास्क एंड टीम। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया था, अगर प्रोसेस फॉलो किया, 2 कप चाय के लिए अगर वही डाला, तो फिर उसी प्रकार से क्या आपने महसूस किया होगा ना,
जैसे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज अगर अभी फूड में है, बहरूज का बिरयानी है, येवले का चाय है, कोई वड़ा पाव वाला है, आप कोई भी किसी भी आउटलेट में उनके चले जाते हो तो आपको सेम टेस्ट देखने को मिलता है। कारण क्या होता है, एसओपीज बहुत प्री डिफाइंड होते हैं कि अगर 100 कप चाय बनाना है तो इतना ही दूध लगेगा, उसमें उतना ही दूध मसाला लगेगा। तो इससे क्या होता है, पीपल डिपेंडेंसी नहीं रहता है। मान लीजिए आज चाय बनाने वाला ये बंदा है, अगले दिन दूसरा चाय बनाने वाला बंदा है, लेकिन चाय में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि एसओपी ड्रिवन है। अगर वही चाय वाला अगर पीपल ड्रिवन है, एक ही बंदे को मालूम है चाय कैसे अच्छे बनाना है, वो छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरे दिन फिर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा ये एडवर्ड्स का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कोट है। ये क्या बोलते हैं, इफ़ यू कांट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एज अ प्रोसेस यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप आपके कंपनी के अगर एसओपीज नहीं बना सकते, नहीं बना पाते, आपको नहीं पता, अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते, क्या बोल रहे, डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आप हमेशा उस कैओस में लटके रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कंपनी ग्रो क्यों नहीं हो रही। दोस्तों फ्रेंचाइजीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो, स्टारबक्स आपने देखा होगा, इनके एसओपीज कॉमन है, वही प्रकार के कप है, वही प्रकार का ड्रेसिंग है, उसी प्रकार का थीम है, सारा कुछ देखिए डॉक्यूमेंटेड होता है। मतलब बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैकडोनल्ड का बर्गर यही यहाँ पे भी सेम ही लगेगा, दूसरे आउटलेट में भी सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि एसओपीज फिक्स्ड है, कितने डिग्री पे उसको हीट करना है, कौन से पैकेजिंग से क्या निकालना है। आपने देखा होगा नमक भी आगे पीछे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसओपीज पूरा डिफाइंड है। तो ये सारे बड़े कंपनीज भी करते हैं, छोटे कंपनीज में भी करना चाहिए अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है। ये प्रोसेस होते हैं, ये ऐसे प्रोसेस जो एक्सेसिबल टू एवरीवन होते हैं, टीम में सबको एक्सेसिबल होता है। और प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज कैन इम्प्रूव ऑपरेशन इफिशिएंटली। मतलब दोस्तों एसओपीज अगर आपने इम्बाइब कर लिया आपके ऑफिस में तो बहुत ज़बरदस्त आपने ये कर लिया उसका। देखिए इफ़ यू कांट ले आउट हाउ वर्क इज डन वी आर इसेंशियली फ्लाइंग लाइक अ अंधे की तरह आप जा रहे हो। अगर आप एसओपी डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, आप अंधे की तरह जा रहे हो। प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको पता होता है। जैसे मैंने आपको येवले चाय का बताया, जैसे मैंने आपको मैकडोनल्ड्स का बताया, उनको पता होता है कि हम बना कैसे रहे हैं, करना क्या है एग्जैक्टली। एंड दैट इज़ द रीज़न लाउडली क्लियरली वो अपने एसओपीज बना पाते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी। चलिए अब सवाल है ऑर्गेनाइजेशंस एसओपी क्यों नहीं बना पाते, राइट? मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने देखा है, इतने ऑर्गेनाइजेशन देखे एसओपी होते ही नहीं है उनके कंपनी में। अब सवाल ये है कि अगर एसओपी इतना ज़रूरी है बनाना, तो एसओपी लोग बनाते क्यों नहीं है अपने कंपनीज के लिए? कुछ फियर्स एंड मिथ्स। सबसे पहला कारण तो होता है लोगों को पता ही नहीं होता है एसओपीज होते हैं। और जिनको पता होता है उनके मन में इतने सारे डर है, इतने सारे मिथ्स हैं, जिनको वन बाय वन थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पहला है वी विल लूज फ्लेक्सिबिलिटी। मेनी वरी दैट राइटिंग डाउन प्रोसीजर मेक्स द कंपनी रिजिड एंड स्लो टू अडॉप्ट। अगर मैं एसओपीज बना दूंगा तो लोग इनोवेटिव सोच नहीं पाएंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएंगे। अभी एसओपी नहीं है तो मैं ये काम बोलता हूँ तो वो करते हैं, ये काम बोलता हूँ तो वो करते हैं। अगर मैंने एसओपीज ला लिए तो आपको डर है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, वो बोलेंगे मेरा काम इतना ही है, मेरा काम उतना ही है। दूसरा है इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग। मेरे पास समय कहाँ है? एसओपी बनाना चाहते हैं सर हम लोग, समय कहाँ है? हम इतने बिजी है, वी आर टू बिजी इन दिस फास्ट पेस्ड टीम्स, डॉक्यूमेंटेशन गेट्स पुश्ड असाइड। मतलब आप काम में इतने बिजी हो कि आप इंटरेस्ट ही नहीं आपको एसओपी में। दोस्तों पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो अगर आप एसओपी नहीं बना रहे हो। आर पीपल नो। तीसरा मिथ क्या होता है, देखिए हमारे लोगों को पता है क्या करना है, एसओपी की क्या जरूरत है। हमारे लोगों को पता है कंपनी में आने के बाद क्या करना है, तो एसओपी की जरूरत नहीं है। ट्राइबल नॉलेज, पुराने जमाने के लोग ट्राइबल, ओके। तो ये लोग ना मेमोरी के ऊपर चलते हैं, बस लोगों को पता है काम करना है, काय को एसआईपी और काय को झंझट। नंबर 4 रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ लोग चेंज ही नहीं होना चाहते। सर कंपनी चल रही है 20 सालों से, ऐसी थोड़ी ना चल रही है सर, चल रही है इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा अगर सोचोगे तो एसओपी नहीं बन पाएगी। सम टीम मेंबर्स आर इवन मैनेजर्स जस्ट रेजिस्ट न्यू फॉर्मल प्रोसीजर। वो नया कुछ अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल कल्चर और प्राइड इन सम स्टार्टअप्स और इनफॉर्मल कल्चर
पीपल टेक प्राइड इन बीइंग अजाइल, मतलब वो कुछ इनफॉर्मली रहना चाहते हैं, वो कुछ फॉर्मली करना ही नहीं चाहते, एंड दैट इज़ द रीज़न ये कभी SOPs नहीं बना पाते। दैट इज़ द रीज़न कि ये ऑर्गेनाइजेशंस SOPs से डरते हैं। लेकिन SOP नहीं होना ये बहुत घातक हो सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। कैसे महंगा पड़ सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर SOP आपके कंपनी में नहीं है, अगर SOP आपके कंपनी में नहीं है तो आपको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, या थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखिए तो कैसे ये महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कैसे इनकंसिस्टेंट? हर कस्टमर को नया कुछ मिल रहा है। मान लीजिए आपके ऑफिस के 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच पे अच्छा सर्विस मिल रहा है, दूसरे ऑफिस पे कस्टमर आपको गालियां दे रहे हैं। क्यों? इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। सिस्टम ड्रिवन नहीं है ना, पीपल ड्रिवन है। वहाँ पे बंदा अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहाँ पे बंदा अच्छा नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। विदाउट SOPs ईच पर्सन डजंट थिंक देयर ओन वे, और इससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होने लगता है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड्स का अगर SOP नहीं होता, स्टारबक्स का नहीं होता, तो हो सकता है पुणे के ब्रांच में जो कॉफ़ी मिलता है वो शायद मुंबई के ब्रांच में अलग मिलता है, तो कस्टमर मुंबई के स्टारबक्स से नाराज़ है और पुणे के स्टारबक्स से खुश है। ऐसा होता है कभी? SOPs होने के कारण आइदर पीपल आर कन्विंस कि स्टारबक अच्छा है या स्टारबक अच्छा नहीं है। ये ब्रांचेस से कभी इनका ये नहीं होता है। द रीज़न इज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग SOPs। ओके, उसके बाद SOP नहीं होते हैं तो ये फायर फाइटिंग और केओस होने लगता है। जैसे मैंने कहा कि पीपल ड्रिवन है, एक ही एम्प्लॉय को पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, वो चला गया छुट्टी पे 8 दिन, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, पूरा ऑफिस में केओस है, किसी को नहीं पता करना क्या है। स्मॉल इश्यूज बिकम बिग फायर्स, ये छोटा सा मराठी में बोलते हैं वनवा पेटला। तो इस तरीके से ये फायर बढ़ने लगता है। टीम स्पेंड टाइम फिक्सिंग द प्रिवेंटिव प्रॉब्लम्स, टीम बस बिजी है कि वो मैडम बाहर गए हैं, कस्टमर चिल्ला रहा है, केओस ही केओस है। तीसरा क्या है, पीपल डिपेंडेंसी बिजनेस हो जाता है, नॉलेज लॉस हो जाता है। क्रिटिकल नॉलेज रिसाइड्स विद इंडिविजुअल, जो 2-3 लोग हैं कंपनी के, उन्हीं के पास नॉलेज है, बाकी लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, और कंपनी डेवलप नहीं होती क्योंकि लोग डेवलप नहीं हो पा रहे। चौथा क्या है, अगर SOPs नहीं है तो स्लो ऑनबोर्डिंग होती है, ट्रेनिंग भी स्लो होती है, क्योंकि न्यू हायर्स, इनको पता ही नहीं होता है कि ट्रेनिंग में करना क्या है, टेक लॉन्गर टू गेट स्पीड अप। स्लो ऑनबोर्डिंग है क्योंकि HR के SOPs नहीं है, ट्रेनिंग के SOPs नहीं है, दिक्कत है। स्ट्रेस ऑन लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के, उनके ऊपर स्ट्रेस आने लगता है क्योंकि बाकी लोगों को काम नहीं पता है या ठीक से नहीं करेंगे तो सारा ये अपने ऊपर लेने लगते हैं। मैनेजर बिकम द बॉटलनेक लीडिंग टू बर्नआउट एंड फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं। नंबर 6, इनएबिलिटी टू स्केल। विदाउट SOPs कोई भी कंपनी स्केल पॉसिबल ही नहीं है। फ्रेंचाइजीज वगैरह आप देखते हैं, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज कैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि उनके SOPs जो होते हैं ये पूरा स्टैंडर्डाइज होते हैं। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल पे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे दिक्कत वाला होता है। चलिए, अब मान लीजिए कोई अर्जुन नाम का एम्प्लॉय है, ये रात तक बैठा है ऑफिस में, क्राइसिस हो गया, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है, उसका वन ऑफ हिज बेस्ट एम्प्लॉय, प्रिया नाम की जो एम्प्लॉय है, वो छुट्टी पे चली गई है। प्रिया को सब पता है करना क्या है, अर्जुन बेचारा बैठा है, क्राइसिस आ गया ऑफिस में, प्रिया है छुट्टी पे, प्रिया को पता है क्या करना है ये परिस्थिति में। अब प्रिया दूर है तो जो रूटीन ऑनबोर्डिंग होता है क्लाइंट का वो तो प्रिया को पता है, और वो सारे स्टेप्स जो होते हैं, मान लीजिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करना है, क्लाइंट को सर्विसेज पैसे लेने के बाद ऑनबोर्ड करना है। ऑनबोर्ड करने के चक्कर में अर्जुन जो है ये कोई एक स्टेप मिस कर देता है। मान लीजिए उसका MOU साइन नहीं करके लेता है, जिसमें लिखा होता है कि एक बार पैसे मिलने के बाद ये नॉन रिफंडेबल है, ये साइन ही नहीं करके लेता है। अब होता ये है कि जैसे प्रिया वापस आ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, अब कस्टमर चिल्लाने लगता है मुझे पैसा मेरा रिफंड करो। अब कंपनी के पॉलिसी में है ही नहीं रिफंड करना, बट बिकॉज ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था अर्जुन ने, क्योंकि SOPs नहीं थे, उसको पता ही नहीं था, या उसने मिस कर दिया, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था, कोई चेकलिस्ट नहीं था, कोई फ्लो चार्ट नहीं था,
यहाँ पे गड़बड़ इस तरीके से होने लगती है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है आप SOPs करना, नहीं तो इतना ये महंगा आपको जा सकता है। अब SOP के फ़ायदे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया SOP नहीं करने के लॉसेस क्या है। SOP के फ़ायदे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए, पहला क्या है, इंक्रीज इफिशिएंसी। SOP होने के बाद टास्क फटाफट होने लगते हैं, स्ट्रीमलाइन होने लगते हैं, एवरी टाइम गड़बड़ होने के आसार कम होते हैं, इंक्रीज इफिशिएंसी। दूसरा, कंसिस्टेंट क्वालिटी और फ्यूअर एरर्स। जैसे मैकडोनल्ड्स की फिर से एग्जांपल पे आते हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलने लगती है। मुंबई के ब्रांच में वही बर्गर है, पुणे के ब्रांच में भी वही बर्गर है, कंसिस्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि पता है कैसे बनाना है, क्या करना है। ईजियर ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग, न्यू एम्प्लॉय जो है फटाफट सीखने लगते हैं, क्योंकि सारा ट्रेनिंग का भी SOPs फिक्स है, रिक्रूटमेंट का भी फिक्स है। बिजनेस स्केलेबल बनने लगता है। SOPs है तो कॉपी पेस्ट ही करना है, यही काम दूसरी जगह पे करना है, डॉक्यूमेंटेड है सारा, ईजी है रेप्लिकेट करना ग्रोथ के लिए। स्ट्रेस कम होने लगता है लीडर्स का, लीडर्स शांत होते हैं, स्ट्रैटेजिक विजन में फोकस कर पाते हैं, केओस कम होने लगता है और इनका फोकस जो है वो अच्छी चीज़ों पे चला जाता है जो ज़रूरी है। नॉलेज रिटेंशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। देखिए, कंपनी अभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, SOPs के ऊपर सारा निर्भर है। तो SOP में सारा नॉलेज है, तो कोई भी आता है तो नॉलेज ट्रांसफ़र होने लगता है, कैप्चर होने लगता है, जिससे सिंगल पॉइंट जो डिपेंडेंसी है वो कम होने लगती है। कंप्लायंस और सेफ्टी पे भी ज़रूरी। देखिए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जैसे कि मेडिसिन का कोई कंपनी है जो टैबलेट्स बनाती है, मान लीजिए। अब वो कंपनी में अगर SOP प्रॉपरली डिफाइंड है, ये इंग्रेडिएंट के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अगर ये क्लियरली डिफाइंड है तो क्या होगा, सारे टैबलेट्स जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे एक ही क्वालिटी के, एक ही श्रेणी के बनेंगे। लेकिन अगर कंप्लायंस नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो हो सकता है कुछ टैबलेट्स के लॉट में गड़बड़ हो गई जिससे लोग और बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है अगर SOPs नहीं है। इमोशनल पे ऑफ हो रहा है। इमेजिन अ वेल ऑयल मशीन। ऐसा लगता है जैसे आप ऑफिस में गए, जैसे मशीन कैसे एकदम ऑयल करने के बाद कैसे स्मूथली चलने लगती है, ऐसे आपके ऑफिस आपको दिखने लगेंगे अगर SOPs आपने बना दिए तो चलिए, ये तो था व्हाई SOP मैटर्स। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी कि SOPs भैया बनाने कैसे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर, छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, SOPs कैसे हम डिफाइन करें। बड़े कंपनी की तरफ जाना है, स्केलेबल बनाना है, तो SOPs के मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए कैसे SOPs आप आपके कंपनी के बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच प्रोसेस हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज। ऐसी कौन सी प्रोसेस है, मेरे कंपनी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मार्केटिंग के कुछ प्रोसेस है, HR के कुछ प्रोसेस है, सेल्स के कुछ प्रोसेस है, ऑपरेशन के कुछ प्रोसेस है, अलग ऑडिट्स के कुछ प्रोसेस है, अकाउंट्स के कुछ प्रोसेस है, कंप्लायंस के। देखिए, यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्रोसेसेस को मुझे स्टैंडर्डाइज करना है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ सारे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है, बराबर है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल। एक चीज़ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको स्टैंडर्डाइज क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। उसके बाद लिस्ट डाउन द रूटीन प्रोसेस इन योर डिपार्टमेंट्स और बिजनेस। आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि कौन कौन से मेरे रूटीन प्रोसेसेस होते हैं। जैसे HR आने के बाद क्या करती है, सबसे पहले डेटा को सॉर्टिंग करती है, डेटा को कॉलिंग करती है, राइट। सेल्स में क्या होता है, फॉलोअप्स लिए जाते हैं या सेल्स को क्लोज किया जाता है, कस्टमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनके अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, B2B या B2C या B2CH, उसके हिसाब से यू आर डू डिपार्टमेंट वाइज आपको रूटीन प्रोसेसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रायोरिटाइज प्रोसेस बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी। अब उसमें से कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट कितना है आपके बिजनेस पे और फ्रीक्वेंसी कितना है, वो काम कितना ज़्यादा तरीके से होता है। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन फ्रीक्वेंट एंड रूटीन टास्क फॉर इफिशिएंसी गेन। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस जहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट और रूटीन टास्क आपके बिजनेस में कौन से है इफिशिएंसी कंपनी की बढ़ाने के लिए। उसके बाद आइडेंटिफाई क्रूशियल प्रोसेसेस फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। क्वालिटी और सेफ्टी में कौन से मेरे क्रूशियल प्रोसेस है जहाँ पे क्वालिटी और सेफ्टी मेरी डिफाइन होती है डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। टारगेट द पेन पॉइंट्स और बॉटलनेक्स टू एलिमिनेट द इशू। आपके पेन पॉइंट्स क्या है, आज आपको दिक्कत क्या आ रही है, आप कहाँ पे आज स्टक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये पेन पॉइंट समझने के बाद जहाँ पे आप टेंशन आ रहा है आपको, जहाँ पे क्योस हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस की टू स्केलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना है,
start small and start with your documentation efforts. तो जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कौन से प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करने हैं, विच प्रोसेस टू स्टैंडर्डाइज, और जो कौन से हाई इम्पैक्ट एरिया है जहाँ पे मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है क्वालिटी के हिसाब से, उसको आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा लिस्ट डाउन द प्रोसेसेस, प्रोसेस आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा आपको फ्रीक्वेंसी भी सेट करना पड़ेगा, ये जो है कि कितना समय में वो टास्क हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसका आपको देखना पड़ेगा। टास्क अगर डेली हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, मंथली, कुछ टास्क डेली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं। जैसे मेंटेनेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई मशीन है उसके मेंटेनेंस मान लीजिए एवरी क्वार्टरली होते हैं, वो क्वार्टरली टास्क हो गए। एवरी डे अगर जो भी टास्क होती है वो एवरी डे में आ गई, वीकली में कुछ आ गई। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक दैट। पेन पॉइंट जैसे मैंने बोला कि व्हाट मे गो रॉन्ग, ओके, कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, कन्फ्यूजन किस टास्क में ज़्यादा होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। एंड दीज आर द प्राइम कैंडिडेट्स फॉर एसओपी, मतलब ये जो टास्क है ये पहले आपको इसके एसओपीज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पेन एरिया वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, जैसे मैंने आपको कहा पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द की प्रोसेसेस टू डॉक्यूमेंट। कौन सी प्रोसेस है आपको ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, देखिए दूसरा है आपका कि आपको मैप करना पड़ेगा प्रोसेसेस को, जो भी आपके प्रोसेसेस है कंपनी के उसको मैप करना पड़ेगा। मैप आउट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कोई भी प्रोसेस है, मान लीजिए सेल्स का प्रोसेस है, स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट पॉइंट क्या होता है सेल्स का, एंड पॉइंट क्या होता है कस्टमर ऑनबोर्डिंग तक, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड। उसके बाद आपको स्विम लेन डायग्राम के थ्रू प्रोसेसेस को मल्टीपल रोल्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये ट्री डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उस तरीके से आपको स्विम लेन डायग्राम के थ्रू आपको मल्टीपल रोल्स और डिपार्टमेंट्स को बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा टू कैप्चर द रियल स्टेप प्रोसेसेस। हो सकता है सेल्स में आप इन्वॉल्व नहीं है पिछले 3-4 सालों से, हो सकता है सेल्स में वो लोग कुछ आपको ऐसा इनपुट दे दे कि सर ये भी हम लोग रियल स्टेप में करते हैं, ये भी प्रोसेस में करते हैं, इसको भी आप एसओपी में इन्वॉल्व कर दीजिए। उसके बाद विजुअलाइज बिफोर यू फॉर्मलाइज, कुछ भी फॉर्मलाइज करने से पहले विजुअलाइज कीजिए कि ये करने के बाद कैसा वहाँ पे एक्चुअल में हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ फ्लो चार्ट टू विजुअलाइज द वर्क फ्लो, डेफिनेटली फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे। और ये एक फ्रेमवर्क जो है SIPOC फ्रेमवर्क, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको भी देखेंगे। इस तरीके से आप आपके प्रोसेस को मैप कर सकते हैं। चलिए आप समझते हैं कि आपका SIPOC टेबल होता क्या है। ठीक है, SIPOC टेबल होता क्या है, देखिए ये S स्टैंड्स फॉर, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ओके, S स्टैंड्स फॉर आपका सप्लायर्स, I स्टैंड्स फॉर इनपुट्स, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, आउटपुट्स, O फॉर आउटपुट्स एंड C फॉर कस्टमर्स। अब ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। इसको ना थोड़ा उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये फ्रेमवर्क को जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अर्जुन नाम का एक लीडर है, एंड ही वांट्स टू डिफाइन SOP फॉर द सेल्स प्रोसेसेस। जो उसके कंपनी में जो सेल्स होता है उसका SOPs उसको डिफाइन करना है। आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रिया छुट्टी पे गई थी तो अर्जुन जो है वो गड़बड़ करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करके लेता है, और जो रिफंड पॉलिसी है वो कस्टमर को पता नहीं चलती है। एक स्टेप उसने बीच में मिस कर दिया था जिसकी वजह से केओस ऑफिस में हो गया था। अब मान लीजिए वही अर्जुन है, उसको अभी अपने कंपनी में SOPs डिफाइन करने हैं सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर उसको SIPOC ये फॉर्मेट में, ये फ्रेमवर्क से अगर उसको डिफाइन करना है तो वो कैसे करेगा। एग्जाम्पल पे समझते हैं। जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, मान लीजिए सेल्स में क्या होता है, क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग होता है, पैसा भरने के बाद उसको ऑनबोर्ड किया जाता है। मान लीजिए एक सर्विस बिजनेस है,
जहाँ पे कुछ मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, कस्टमर ने कुछ पैसा दे दिया, कस्टमर को हमने ऑनबोर्ड कर लिया, अंदर ले लिया। तो जो कस्टमर का जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया है वो मान लीजिए उसको समझते हैं सबसे पहले। तो कस्टमर का जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया है उसमें हमारा जो सप्लायर है वो कौन होगा, गेस कीजिए, बताइए मुझे। जो सप्लायर है वो आपका होगा सेल्स टीम। जो आपकी सेल्स टीम है वो आपकी बन जाएंगे सप्लायर, राइट। अब आपका दूसरा है इनपुट। अब इनपुट में अगर आप देखोगे, इनपुट जो है आपका बन जाएगा साइंड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं वो आपका हो गया साइन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या होंगे देखते हैं। प्रोसेस है आपके ऑनबोर्डिंग स्टेप्स, कि मान लीजिए उसका अकाउंट कैसे बनाना है, उसको अंदर कैसे लेना है, उसका मेल आईडी क्या है, ऑनबोर्डिंग, उसका जो ऑनबोर्डिंग स्टेप्स है। आउटपुट क्या है इसको भी डिफाइन कर देते हैं। आपका आउटपुट हो जाएगा क्लाइंट का सेटअप। क्लाइंट अभी सेटअप हो गया है, ऑनबोर्ड हो गया है, और उसका मान लीजिए पहला डिलीवरी भी हो गया, फर्स्ट डिलीवरी, फेज 1 ऑफ दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ये डन हो गया है। और C स्टैंड्स फॉर कस्टमर। ये आपका हो गया जो इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, इसको मैं इंटरनल मैनेजर ऐसा बोलता हूँ, इंटरनल मैनेजर। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रोसेस को SIOPC फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। जैसे SIPOC ये मशीन की तरह है, ये यहाँ से मशीन का ये शुरू होगा, ये आउटपुट है। इसको आपको अलग अलग कैटेगरीज में डालना पड़ेगा और उस तरीके से फिर आप इसको ये कर पाओगे। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, आते हैं अपने स्टेप के ऊपर। ये स्टेप मैंने आपको बताया था मैपिंग द प्रोसेस में। हम बात कर रहे हैं SOPs को डिफाइन कैसे करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप था आइडेंटिफाइंग द की प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है, कौन से एरियाज है जहाँ पे मुझे SOP लाना है। दूसरा, इस प्रोसेसेस को मैप करना पड़ेगा कि ये प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको ये फ्रेमवर्क अभी बताया कि ये प्रोसेस होता कैसे, मैप करना पड़ेगा उसको। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे। अब जैसे ही मैप हो गया, मान लीजिए वो पूरा मैप हो गया स्टार्ट टू एंड, कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है। अभी डॉक्यूमेंट द SOP, जो आपने SOP सोचा है उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। तो पहला क्या है हमारा, टर्न द मैप प्रोसेसेस इनटू रिटन SOP। जो भी आपने मैप बनाया, जो भी डायग्राम बनाया, टर्न द मैप प्रोसेसेस इनटू रिटन SOP, उसको लिखना पड़ेगा, रिटन SOP बनाना पड़ेगा उसको, राइट। उसके बाद चूज द फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आपको SOP लिखना है। फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, WRM हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकता है, या उसका एक डायग्राम हो सकता है, या फ्लो हो सकता है, या यूज़र मैनुअल की तरह कुछ हो सकता है। तो ये सारा विजुअल चार्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट के बाद ना स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी देनी पड़ेगी, राइट। ईच स्टेप क्लियरली ठीक से उसको देना पड़ेगा कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा। एग्जाम्पल, हम HR की बात कर रहे थे। HR के प्रोसेसेस को मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई किया, HR के प्रोसेसेस को मुझे ऐसा SOP बनाना है। उसके बाद मुझे उसको मैप करना है कि क्या होगा, पहला कॉल कौन करेगा, HR राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ये मैप कर दिया पूरा। अब तीसरा मुझे डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट में पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि जब भी पहला कॉल होता है ये सवाल पूछने हैं, ये करना है, ये मेल आपने किया है क्या, चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट है, सब हो गया। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है, ताकि HR को कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्रॉपर तरीके से हायरिंग हो, सेम तरीके से हो। पुणे में भी अगर मेरी HR बैठी है तो उस तरीके से हायरिंग हो, यहाँ पे भी मेरी उस तरीके से हायरिंग हो। इंक्लूड हु एंड व्हेन, इंडिकेट रिस्पॉन्सिबल रोल्स एंड टाइमिंग फॉर ईच स्टेप। हर प्रोसेस में, हर स्टेप में यू हैव टू डिफाइन कि ये काम कौन करने वाला है, राइट।
कीप इट यूज़र फ्रेंडली, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र फ्रेंडली नहीं करोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बार बार आपको पूछने लगेंगे। मेक इट एक्सेसिबल, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक्सेसिबल कीजिए, सही तरीके से रखिए। गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं, नोशन नाम के बड़े बड़े कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। कोई SSD हो सकता है, उसमें डाल सकते हो, बट इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल। आप मल्टी लोकेशन पे काम करते हो तो देयर हैज़ टू बी ए गूगल ड्राइव जहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट या डायग्राम्स या प्रोसेसेस, हर एक डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे वाइट पेपर्स आपके बने हुए हैं। अल्टरनेटिव्स टू राइटिंग, कंसिडर वीडियो और सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर कैप्चरिंग द नॉलेज। बहुत बार मैंने देखा है SOPs डॉक्यूमेंट भी करते, चेकलिस्ट भी बनाते और लीडर्स उसका एक वीडियो भी बना देते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो, वो क्लियर कट उसको समझ में आए। तो ये भी आप कर सकते हो। राइट SOP विद एंड यूजर इन द माइंड फॉर क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। राइट, मतलब कि सिंपल तरीके से लिखना है। सैम्पल SOP डॉक्यूमेंट स्निपेट शोइंग हेडिंग, पर्पस, स्कोप, स्टेप एक्सेट्रा, ये सारा SOPs में आप कर सकते हो। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है हमारा? अब SOP बना दिए, गूगल ड्राइव पे डाल दिए, सबको बोल दिया कि अभी SOP फॉलो होने वाले हैं। अब समय आता है, अभी बताया नहीं आपने, सॉरी, अभी तो सिर्फ आपने बनाए हैं। अभी समय आता है कि जो आपने बनाया है उसको टेस्ट करना ज़रूरी है कि आपने जो बनाया वो फॉलो हो सकता है नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहला स्टेप है आपका टेस्टिंग द SOP इन द प्रैक्टिस एंड क्रूशियल बिफोर फाइनलाइजिंग इट। फाइनलाइज करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग कीजिए, टेस्ट कीजिए। एक छोटे से ऑफिस में पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन कीजिए। यहाँ पे मैं SOP दे रहा हूँ, ये रन करके देखिए। तो टेस्टिंग जरूरी है, क्रूशियल, फाइनलाइजिंग करने से पहले। हैव समवन फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप, किसी को ये दे दीजिए, किसी एक बंदे को पहले दे दीजिए कि तू ये करके देख क्या हो रहा है। उसके बाद कंडक्ट अ रियल वर्ल्ड ट्रायल टू आइडेंटिफाई अनक्लियर स्टेप्स, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, वो आपको इनपुट्स देंगे, बताएंगे, आप भी ट्रैक कीजिए क्या SOP में मिसिंग है। ऑब्जर्व एंड नोट इश्यूज टू गैदर वैल्यूएबल फीडबैक टू इम्प्रूवमेंट, जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उसको लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, फीडबैक्स लीजिए। गैदर टीम फीडबैक फॉर एडिशनल इनसाइट्स, टीम से भी फीडबैक मांगिए, पूछिए। उसके बाद टेस्ट सर्फेस इशू दैट नीड टू बी एड्रेस फॉर क्लैरिटी एंड डिटेल, और एंकरेज ओपननेस। टीम को बताइए कि ये जो बनाया है इसको ब्रेक करके दिखाओ, ये जो मैंने आपको SOPs दिए हैं बताइए इसमें क्या कमी है, एंड रिवॉर्ड देम। इससे क्या होगा, ये बताने लगेंगे, आपको फीडबैक्स देने लगेंगे, जिससे आपका जो टेस्टिंग है उसका रियल पर्पस सॉल्व होगा। टेस्ट करोगे, फीडबैक आएगा, अपडेट करोगे, टेस्ट करोगे, फीडबैक आएगा, अपडेट करोगे, करते 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 करके SOP जो है वो प्रोसेस के लिए फाइनल होने लगेंगे। स्टेप नंबर 5 क्या है? उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद क्या करना है हमें? उसको हमें रिफाइन करना है। क्या करना है हमें? उसको रिफाइन करना है। रिफाइन कैसे करना है देखते हैं। देखिए, SOP शुड बी ट्रीटेड एज लिविंग डॉक्यूमेंट। ये जीता जागता डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। बना दिया फाइल में कहीं पे, डस्ट में डाल दिया, धूल खा रहा है वो डॉक्यूमेंट, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, बार बार आपके लैंग्वेज में आना चाहिए। SOP फॉलो किया, ये किया, वो किया, SOP, मेक इट नॉर्मल। दूसरा, इनकॉर्पोरेट फीडबैक फ्रॉम टेस्टर्स टू रिवाइज द डॉक्यूमेंट। मैंने बोला आपको फीडबैक्स लीजिए, रिवाइज कीजिए डॉक्यूमेंट को। सिंपली ओवरले कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स जो भी अगर दिख रहा है उसमें से हटा दीजिए, मेक इट वेरी सिंपल। वैलिडेट सब्सटेंशियल चेंजेस विद अ सेकेंड राउंड ऑफ टेस्टिंग, फिर से टेस्ट कीजिए, फिर से रिव्यू कीजिए, मैंने बता दिया आपको। असाइन ओनरशिप टू कीप द SOP, ये बहुत ज़रूरी है। SIP का डॉक्यूमेंट बना दिया, उसका वाली कौन है, उसका मालिक कौन है, असाइन कर दीजिए, भैया ये SOP का डॉक्यूमेंट बना दिया है, ये डिपार्टमेंट के स्पेशली HODs को दिया जाता है, ये HOD है, ये अभी आपका काम है, आप इसको हैंडल कीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे आप लायबल है उसको चेंज करने के लिए। स्टेप सेट पीरियोडिक रिव्यू इंटरवल्स, हर 6 महीने में, 12 महीने में मीटिंग कीजिए, SIP को रिव्यू कीजिए। नए नए सिस्टम्स आते रहते हैं, नए नए प्रोसेस आते रहते हैं, रूल्स बदलते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, सेटअप कीजिए, अपडेट कीजिए। एंकरेज ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर फॉर SOPs, बार बार SOP पे बातचीत करना, मैंने आपको बताया। मेक इट नॉर्मल, ट्रीट अपडेट्स एंड फीचर्स, ट्रीट अपडेट्स एज अ फीचर एंड नॉट अ फ्लॉ। कोई भी अपडेट जब आप करोगे बताइए ये अपडेट है, अपडेटेड डॉक्यूमेंट, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कुछ गलती था पिछले इसमें, क्योंकि ये इवॉल्व होगा, डेवलप होते जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट, इसमें बहुत ज़रूरी है, आपने SIP तो SOP बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब आखिरी स्टेप आता है इम्प्लीमेंट एंड ट्रेन।
अनाउंस एंड एक्सप्लेन द एसओपी, सबसे पहले अनाउंस कर दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए कि आज से हम एचआर का एसओपी लॉन्च कर रहे हैं। अनाउंस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, शेयर इट विद एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी एचआर के डिपार्टमेंट है उसको अनाउंस कर दीजिए। सेल्स का एसओपी है, वहां के लोगों को अनाउंस कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन द व्हाई एंड हाउ, बहुत जरूरी है समझाना व्हाई। बताइए वो एग्जाम्पल कि अगर कोई छुट्टी पे चला जाता था तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती थी, व्हाई, दैट इज द रीजन वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस। एचआर वाले पूछेंगे, बोलिए कि हर बार सबको मेल अलग जा रहे थे, तो अभी हमारा एसओपी फाइनल है, ये मेल का फॉर्मेट बराबर है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज जाएगा, ऑन बोर्डिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सब कुछ वाई का कारण बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीम को वाई नहीं बताओगे तो वो भटक जाएगी टीम, उनको लगेगा ये फालतू में क्यों नई नई चीज़ें ला रहे हैं। वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन सबको कंडक्ट करने, कंडक्ट ट्रेनिंग और वर्कशॉप मॉक रन टू प्रोसेस द यूजिंग ऑफ एसओपी, रोल प्लेस कीजिए, बताइए ट्रेनिंग सेशन में एसओपी कैसे फॉलो करना है। ट्रेनिंग नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि टीम मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे। यू हैव टू ट्रेन योर टीम, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंकरेज क्वेश्चंस एंड फीडबैक, एंकरेज कीजिए, बताइए इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसको डेवलप कीजिए। लीड बाय एग्जांपल, सबसे पहले खुद उस एसओपी को फॉलो करके दिखाइए कि एसओपी कैसे करते हैं, उसके बाद टीम को इंटीग्रेट इनटू ऑनबोर्डिंग, मेक द एसओपी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज। अगर नए नए लोग आ रहे हैं तो उनके ट्रेनिंग में, इंडक्शन प्रोग्राम में ये एसओपी सब कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ इसके रिलेटेड। अगर आपको ये सिस्टम का पार्ट बनाना है, आपके कल्चर का पार्ट बनाना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, एसओपीस तैयार करके नहीं होगा। करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये एक्सेसिबल होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि एसओपी सारे सेंट्रल कहीं पे सेव होने चाहिए, एक्सेसिबल चाहिए। अगर आपके मल्टीपल ऑफिस से ड्राइव पे जाइए या गूगल ड्राइव पे कीजिए, बहुत सारे कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, खुद का सीआरएम है तो सीआरएम में उसको डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, लीडर्स शुड कंसिस्टेंटली रेफर टू एसओपी व्हेन डिस्कसिंग वर्क, नॉर्मलाइज आइडिया। डिस्कशन में, डेली में, कम्युनिकेशन में बताना स्टार्ट कर दीजिए। एसओपी के थ्रू किया, एसओपी फॉलो किया, एसओपी 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 एसओपी, इतना एसओपी कीजिए कि हर एक एम्प्लॉय को वो कॉमन लगने लगे, उनको कोई हवा नहीं लगे, कुछ एलियन चीज़ नहीं लगे, ये कर दीजिए। एनकरेज एम्प्लॉय टू सी एसओपी एज हेल्पफुल टूल बाय इन्वॉल्विंग एंड क्रिएटिंग, उनको बताइए एसओपी का महत्व क्या है, एसओपी की वजह से केओस हमारा कम हो रहा है, उनको इनकरेज कीजिए। अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, डोंट क्रिएट एसओपी जो समझ में नहीं आ रहे या बना दिए भूल गए। मेक इट अ लिविंग पार्ट, मैंने आपको बता दिया, डेली ऑपरेशन में उसको इंटीग्रेट कीजिए। ऑडिट्स में बार बार ऑडिटर को बताइए, ये चेक कीजिए एसओपी फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। मीटिंग में भी उसको बार बार डिस्कशन कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, एक्सपेक्टेशन रखिए, कोई एसओपी परफेक्ट नहीं होता। जब भी कंपनी ग्रो हो रही होती है, बहुत सारे चेंजेस उसमें करने पड़ते हैं। यू हैव टू बी ओपन कि मैं ये चेंजेस करने को तैयार हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नेसेसरी टू हैव एसओपी इन एवरी प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कहा, किसी भी प्रोसेस में आप एसओपी लगा सकते हो। एसओपी कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़े कंपनीज के लिए नहीं होता, छोटे कंपनीज के लिए भी एसओपी हो सकता है। जितना एसओपी आपका स्ट्रांग होगा, जितने आपके ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस स्ट्रांग होंगे, उतने चांसेस है आपकी कंपनी स्केलेबल बनेगी, उतने चांसेस है कंपनी को, कस्टमर्स को राइट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्वालिटी आपकी सही होगी, ऑपरेशनल केओस नहीं होगा। और आशा करता हूँ इसके रिगार्डिंग एसओपी कैसे बनाना है, इसकी कंसल्टिंग अगर आप चाहते हो, आपकी कंपनी अगर छोटी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हैव अ ट्रेनिंग टुगेदर विथ यू एंड योर टीम टू जनरेट, टू क्रिएट द एसओपीज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेरा ये सपना है, मेरा ये वादा है आप सब लोगों से, भारत को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और सशक्त बनाना है। विद दिस टूल्स, यूनिक कंटेंट में आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। डिटेल ट्रेनिंग देने के लिए मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।